जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका IFA डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी की कुछ रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, हम लोगों ने क्लास के अंदर इंडियन पॉलिटी का कोर्स खत्म कर लिया है ऑफलाइन बैचेज के अंदर। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के थ्रू वो रिवीजन करवाऊंगा जिसमें हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिनके थ्रू आपके कुछ कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से लेना है कि हमने पॉलिटी पढ़ लिया, अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। इसमें आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी कीजिए, नहीं अटेम्प्ट हो पा रहा सोल्यूशन मैं बताऊंगा साथ के साथ ही। ठीक है, तो आप लोगों को रिवीजन के तरीके से लेनी है चीज। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो प्रीएम्बल से है। ठीक है, हमने प्रीएम्बल पढ़ा है अच्छे से। इसमें प्रीएम्बल के कुछ केसेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहला ध्यान आपको क्या रखना है कि आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो देखिए, पहला जो केस बताया गया इसमें वो है बेरुबारी केस। बेरुबारी केस में क्या कहा गया है कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सेकंड जो केस है वो है केशवानंदा भारती केस, जिसमें क्या कहा गया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसकी जजमेंट में इसको पार्ट डिक्लेयर किया गया। थर्ड जो केस है हमारे पास वो है LIC केस, जिसमें क्या कहा गया प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें बताना क्या, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी गलत है। तो देखिए बच्चों, बेरुबारी यूनियन केस हमें पता है 1959 का ये केस है हमारे पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि यस प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपकी, इसमें यही कहा गया था। फिर हमारे पास आज तक के इतिहास का हमारा सबसे लैंडमार्क केस आया था केशवानंदा भारती केस, 1973 का ये केस था। तो इसके अंदर क्या कहा गया था कि यस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब थर्ड जो केस है LIC का केस, ये है 1995 का केस, ये हमने पढ़ा था क्लास में, जिसमें देखिए ये तीन ही केस हैं जो प्रीएम्बल से रिलेटेड है बेसिकली। तो इस केस के अंदर भी क्या कहा गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे नोट नहीं आएगा, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब हमें बताना यही है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत है। तो आंसर आपके सामने है, आंसर क्या हो गया, ओनली 1 और 2। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ रखा होगा तो इन क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट भी मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि कौन सा इनमें से नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए, ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ये FCAT में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने हर तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया, जो CDS, FCAT, CAPF, NDA, इवन अब तो SSC के अंदर भी GS का काफी वेटेज बढ़ गया है। तो आप CGL का एग्जाम हो, CPO का एग्जाम हो, वो सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इसमें बताया गया है राइट टू इक्वालिटी, ये एक फंडामेंटल राइट है। हमें पता है आर्टिकल 14 से 19 के बीच में हम लोग इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम यहाँ पे ये पढ़ते हैं 14 से 18 के बीच में, और आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में हम फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, ये आप सबको पता होना चाहिए कि पहले ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 31 एंड अंडर आर्टिकल 19, जिसको बाद में वहां से डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, किस अमेंडमेंट से किया था वो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस अमेंडमेंट में इसको डिलीट किया गया था। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में आपका फंडामेंटल राइट है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कौन सा इनमें से फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 20 के अंदर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फिर से क्वेश्चन हमारा किससे है, प्रीएम्बल से है। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल, क्या ये सही है या गलत है देखते हैं हम लोग अभी। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थर्ड स्टेटमेंट है इज इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये कुछ कोड दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद प्रीएम्बल, ये स्टेटमेंट गलत है। हम जानते हैं कि USA का वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज USA का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन का तो वैसे ही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको प्रीएम्बल देखने को नहीं मिलता है। तो दुनिया का पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो USA का था, और उसी में प्रीएम्बल को ऐड किया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए कि जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है, प्रीएम्बल का जो कंटेक्स्ट है ये हमें पता है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली ये। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट हैज बीन अमेंडेड बाय 42nd, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। हमें पता है कि इस अमेंडमेंट के अंदर प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे बच्चों। एक किया गया था सोशलिस्ट, एक किया गया था सेकुलर, और एक इसमें किया गया था इंटीग्रिटी। ठीक है जी,
ये 3 शब्द प्रीएम्बल के अंदर ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो इसमें आंसर क्या हो गया फिर, कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें यही बताना था, तो आंसर हो गया ओनली 3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए और खासकर कोशिश कीजिए कि आप निगलेक्टिंग द ऑप्शन से चलें कि कौन सा नहीं हो सकता, तो आपको पता लग जाएगा, 2 ऑप्शन बच जाएंगे जिनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, वही हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स के बारे में बात की गई है, एक है रेफरेंडम, एक है इनिशिएटिव और एक है प्लेबिसाइट। अब जिन बच्चों को नहीं पता, मैं पहले तो ये बता दूं कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट ये जो है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हैं। मतलब जो डेमोक्रेसी होती है ना बच्चों, डेमोक्रेसी वो 2 तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये 4 टूल्स यूज किए जाते हैं, जो 4 टूल्स आप देख रहे हो ना, जैसे एक हो गया रेफरेंडम, एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है प्लेबिसाइट और एक होता है रिकॉल। ये 4 टूल्स हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहां पर लोगों की सहमति से ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। बेसिकली वहां सरकार एग्जिस्ट करती है, बट जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनसे पूछकर ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। फिर एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें क्या होता है, इसमें रूल होता है, रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। जो हम रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं ना अपने वोट डालकर, वो लोग रूल करते हैं। जैसे इंडिया में चलता है बच्चों, इंडिया में यही चलता है, रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव्स। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है बेसिकली इंडिया के अंदर। तो क्या होता है रेफरेंडम, यहां देखेंगे, इसमें पूछा गया है, रेफरेंडम इज अ प्रोसीजर वेयर बाय ए प्रपोजल लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट का मतलब है जो पब्लिक है वहां की, फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। बिल्कुल बच्चों, रेफरेंडम का यही मतलब होता है कि जहां पर पब्लिक से पूछा जाता है एक ओपन वोटिंग के दौरान कि क्या हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो रेफरेंडम होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, ये एक वो मेथड है जिसमें पब्लिक जो है वो खुद इनिशिएट करती है, जिसमें वो चाहते होते हैं सरकार से कि आप ये कानून पास कीजिए या ये डिसीजन लीजिए, जब पब्लिक खुद इनिशिएट करती है। तो वही यहां पर लिखा गया है, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट भी वही पीपल की वोटिंग होती है इसके अंदर, जहां पे सरकार उनसे पूछती है किसी मैटर के ऊपर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है। ये जनरली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के लिए होता है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका। तो रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, ये तीनों ऑप्शन ठीक है आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए आसानी से, और ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब फिर से ये क्वेश्चन जो है वो प्रीएम्बल से है। द मेन पर्पस विच प्रीएम्बल सर्व। प्रीएम्बल का मेन पर्पस क्या है, वो किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, वो बताया गया है। तो सबसे पहले है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, क्या हमें ये सोर्स बताता है। सेकंड है नेचर, थर्ड है ऑब्जेक्टिव और फोर्थ है डेट ऑफ अडॉप्शन। तो देखिए हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वही कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, सोर्स है, बेसिकली सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। यानी कहने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन से तो सबको पावर मिलती है, जुडिशरी को, लेजिस्लेचर को, सभी को, बट कॉन्स्टिट्यूशन को किसने पावर दी है, तो उसका आंसर है पीपल ऑफ इंडिया। फिर आप देखिए नेचर ऑफ इंडियन स्टेट के बारे में बात की गई है, इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है। तो इसमें वो हमने पढ़ ही रखा है प्रीएम्बल के अंदर कि इंडिया जो है वो सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब जो नए फीचर्स बताए गए हैं ये इंडिया के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमें पता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी बताए गए हैं कि इंडिया क्या क्या अचीव करना चाहता है बेसिकली, जैसे इसमें इक्वालिटी हो गया या ये सारे जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उनके बारे में बात की गई है इसके अंदर। और फिर इसमें आ जाता है डेट ऑफ अडॉप्शन। तो डेट ऑफ अडॉप्शन हमें पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को बेसिकली। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस ठीक हैं, तो आंसर क्या हो गया, डी ऑल ऑफ द अबव। ये सब हमें प्रीएम्बल से पता लगता है, प्रीएम्बल में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है बच्चों, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है बेसिकली। तो ये हम जानते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आर्टिकल 19 है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये आर्टिकल 14 है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 है। और राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये कोई फंडामेंटल राइट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया डी। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली एसएससी, एफकैट में देखने को मिलते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं या जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। अब एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। जैसे उसमें आ जाते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अब इनको यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया गया है, तो हम वो देख लेते हैं। तो पहला क्या कहा गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा अवेलेबल है नॉन सिटीजन्स के लिए, ये पूछा गया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, फॉर्म, एसोसिएशन, ये 19 है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, तो ये नहीं होगा।
फ्रीडम टू मूव, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, ये भी 19 का पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए ये आर्टिकल 16 है और मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 16 एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, तो इसका आंसर यहीं पे मिल गया हमें कि ये इसका आंसर होगा बेसिकली। वैसे देख लो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 है, ये सबके लिए होता है, ठीक है जी। इसमें पूछा क्या गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। हाँ तो इसमें आंसर सॉरी ये होगा, डी होगा आंसर इसका, बी नॉन सिटीजन्स के लिए ये है, नॉन सिटीजन्स के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है राइट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। क्यों उनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। देखो दे आर नेचुरल राइट्स, ऐसा कुछ नहीं, कांट बी सस्पेंडेड, सस्पेंड हो सकते हैं इमरजेंसी के दौरान। दे आर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बड़ी बेसिक सी बात है, मेन आंसर है ये। दे कैन बी एनफोर्स्ड एंड सेफ गार्डेड बाय द कोर्ट्स, इसीलिए इनको फंडामेंटल बोलते हैं कि अगर कभी किसी का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो कहां अप्रोच कर सकता है, वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है बेसिकली, ठीक है जी, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following fundamental rights are available to non citizens, ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था आपको कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, जो नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं होते हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। तो आर्टिकल ये 14 है, ये अवेलेबल होता है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 है और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 होता है। तो अब इनमें से 15 और 16 वो आर्टिकल हैं जो नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, बी आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज कैन बी स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड। तो ये हम जानते ही हैं कि ये चीज आर्टिकल 33 के अंदर दी गई है बच्चों, कि जिसके अंदर ये कहा गया है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो बाय लॉ यानी कानून पास करके जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं उनके किसी भी फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, और ये आर्टिकल 19 की एक्सेप्शन होती है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है बेसिकली, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 33, जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट के पास ये पावर है बेसिकली, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स। क्या क्या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन बेसिकली क्या क्या चीज रोकता है, तो इसमें हमें पता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, इसको भी रोकता है। बैगर का स्पेशल मेंशन किया गया है कि बैगर भी उसके अंदर बैन है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, इसको भी बैन किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली ए 1, 2 और 3। इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में तीनों ही चीजें बैन की गई हैं बच्चों, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू वोट इन इंडिया। राइट टू वोट क्या है बच्चों, क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, नहीं ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। क्या ये नेचुरल राइट है, ये नेचुरल भी नहीं है। लीगल राइट है, ये कानून पास करके दिया गया, नहीं ऐसा भी नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 के अंदर मिलता है बेसिकली आपको। तो राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बच्चों, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज आर फॉलोड कंसर्निंग आर्टिकल 3। ये आर्टिकल 3 से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका। तो इसमें क्या कहा गया है, बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है जी, देखिए आर्टिकल 3 के अंदर हमने पढ़ रखा है ये। फिर व्यूज ऑफ स्टेट आर सॉट इन सच मैटर, क्या स्टेट्स के व्यू मैटर ये लिए जाते हैं, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड है, व्यूज ऑफ स्टेट आर मैंडेटरी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आर्टिकल 3 जो पार्लियामेंट को बेसिकली ये पावर देता है कि वो किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि वो जो बिल होता है वो प्रेसिडेंट की परमिशन से आता है, वो स्टेट की लेजिस्लेचर के पास जाता भी जरूर है, लेकिन स्टेट की लेजिस्लेचर उस पर क्या जवाब देती है वो मानना प्रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, ओनली 1 और 2, ए आंसर है बच्चों इसका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, Which of the following courts is are responsible for the enforcement of fundamental rights। तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, हमें पता है आर्टिकल 32 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो, हाई कोर्ट भी आप अप्रोच कर सकते हो आर्टिकल 226 के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अभी ये पावर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर ये पावर दी जाएगी ना कभी कि भाई आप भी फंडामेंटल राइट केस की सुनवाई कर सकते हो, तो ये जो पावर देने का अधिकार है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ये पार्लियामेंट के पास है। बच्चे को अक्सर लगता है इसमें ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट भी होता है, वो नहीं होता है, वो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून पास करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी परमिशन दे सकते हैं बेसिकली, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चंस अच्छे हैं, आप लोग इनको करिएगा जरूर, ठीक है, इनको अटेम्प्ट करके देखिएगा, आप चाहे तो बीच में वीडियो रोक रोक के वो कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखिए,
What is the correct chronological order in which following states of India were created or granted full statehood? तो इसमें हमें पता ही है, आसान सा क्वेश्चन है कि ये 1956 में बनी थी। महाराष्ट्र जो है वो 1960 में क्रिएट हुआ था, नागालैंड 1963 के अराउंड कुछ क्रिएट हुआ था और ये 1966 में क्रिएट हुआ था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 3 2 4, ठीक है, इसी ऑर्डर में मिलेंगे आपको ये। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये तो फैक्चुअल है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद मार्शल लॉ। अब ये हमें पता ही है, देखो आर्टिकल 33 हम पढ़ चुके हैं जो डिफेंस फोर्सेस के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में बात करता है। इसमें आता है आर्टिकल 34 जिसके अंदर बात होती है किसके बारे में, मार्शल लॉ के बारे में। तो मार्शल लॉ यही देखने को मिलता है आपको आर्टिकल 34 के अंदर, और इसका पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर जिक्र नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आर्टिकल 34 बच्चों। नेक्स्ट देखो, The right to make laws to give effect to certain fundamental rights rest with, कि fundamental rights को लेकर अगर कोई भी कानून बनाना होगा तो वो पावर किसके पास होती है, तो ये आर्टिकल 35 के अंदर लिखा गया बच्चों कि ये पावर यूनियन लेजिस्लेचर के पास होती है कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर वो कोई भी कानून पास कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है ताकि पूरे देश में फंडामेंटल राइट्स की यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ भी अमेंड करने की जो पावर है वो सेंटर के पास ही है, बेसिकली यूनियन लेजिस्लेचर के पास वो पावर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, ठीक है, आर्टिकल 35 की ये बात हो रही है बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज जो हमने पढ़े पॉलिटी के। होप आप सबको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चंस हर एग्जाम को टारगेट करते हो। इसी के साथ बने रहिएगा चैनल के साथ। हम लोग जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।